सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो, व्हाट योर शेड्यूल इज फॉर द डे। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर आपका रहता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेन, जेई एडवांस और इवन क्लास 11th, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो माय नेम इज कल्पित वीरवाल. I am currently a computer science student at IIT Bombay. I secured All India Rank 1 in JEE Main 2017 with a score of full marks, that is 360 out of 360, and I secured 95.2% in my board examinations. तो आज मैं आपको सब बातें बताने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर है। सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, सबका मैं कवरेज करूंगा कि कैसे कैसे इनको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्टडी मटेरियल रहना चाहिए तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेन, जेईई एडवांस, बोर्ड, आपको जो भी करना है, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, स्टडी मटेरियल सब कुछ बताने वाला, तो आप इसको एंड तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी सी वीडियो में बनाऊंगा ये वाली। तो चलो यार अपन देखते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मेनली आपका 4-5 पार्ट है, मैंने एक ऑर्डर में नहीं लिखे हैं किसी। तो सबसे पहले आपका यूजुअली डिस्कशन होता है थोड़ा बहुत बेसिक फिजिक्स का, थोड़ा बहुत होता है आपका डिस्कशन की इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब की, और कुछ ओल्ड मॉडल्स ऑफ द एटम। ठीक है, जो हिस्ट्री की बात होती है बेसिकली कि यार हिस्ट्री क्या रही थी एटम की, तो वो हो गया आपका ओल्ड मॉडल। फिर आता है आपका, उसके बाद ये वाला पोर्शन रहता है आपका डिस्कवरीज का प्लस बोर मॉडल का, दोनों का रहता है। ठीक है, तो डिस्कवरीज मैंने एक जगह एक साथ लिखी है क्योंकि इसमें कुछ डिस्कवरी प्री बोर थी और कुछ डिस्कवर क्वांटम मैकेनिक्स वाली थी। तो इसमें आपकी डिस्कवरीज एक तो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, बेसिकली वो वाली चीज़ें जिनसे आप कह रहे हो कि यार बोहर मॉडल होना चाहिए। ठीक है, फिर आया आपका बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में काफ़ी सारी बात की गई है कि एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइजेशन जो होती है एटम के अंदर, उसकी बात की गई है। फिर बात की गई है कि आपकी इलेक्ट्रॉन रेडियस कैसे निकालते हैं ऑर्बिट का, है ना, एनर्जी, वेलोसिटी, ये सब बातें की गई हैं। फिर बात की गई है कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स की और लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। उसके बाद कुछ और डिस्कवरीज हुई, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ बेसिक डिस्कवरीज हुई, ऑर्बिटल के बारे में बात की गई है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की गई है, डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में बात की गई है, और वेव फंक्शंस वगैरह, इन सब चीज़ों की बात की गई है जो दिमाग के ऊपर से जाती है। और फिर बात आती है क्वांटम नंबर्स वगैरह की कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एनएलएम, एरा, आपका मैग्नेटिज्म हो गया, एक्सेप्शंस हो गए, सब चीज़ों की बात इन तरह, ये पूरा चैप्टर आपका ओवरऑल है। तो इनमें मैं बताता हूँ कि कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, सबसे पहला जो है ना कि डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉडल्स, ये चीज़ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है। मैंने क्यों क्रॉस लगा रखा है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये आपके केवल क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, पुराने ज़माने की चीज़ें जो है, रुदरफोर्ड है आपका, प्लम पुडिंग मॉडल है, या आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है, लेकिन ये जेईई वगैरह में नहीं आती उतनी ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा भी तो थ्योरेटिकल आएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहीं आएगा तो वो क्लास 12th के या क्लास 11th के एग्जाम में, क्लास 11th के एग्जाम में आ जाएगा। वहाँ पे 1-2 लाइन का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई बताओ रुदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या आती है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपनी जो एनसीईआरटी वगैरह उसको थोड़ा सा पढ़ ले, समझ जाए कि क्या लिखा है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ओके, फिर आते हैं अपन कुछ नई इनिशियल डिस्कवरीज पे। तो उसमें आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की गई है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात की गई है, और भी बहुत सारी बातें की गई है कि यार लिमिटेशंस क्या क्या थी इन सब चीज़ों की, जिनसे बोहर मॉडल को लाना पड़ा। इस तरह की बातें की हैं कि अब बोहर मॉडल को अपन मोटिवेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह, इन सब की बात की गई है। तो देखो यार, ऐसी बात है, मेरा पर्सनल मानना ये है, और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है कई सारे पेपर्स वगैरह में, कि क्लास 11th के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती। क्यों नहीं पूछी जाती है? क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, ये सब आप क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ने वाले हो डिटेल के अंदर। मतलब डिटेल में, मतलब पूरा एक महीने या एक 2 हफ्ते बैठ के वही चीज़ पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप पूरा 1 हफ्ते पढ़ाई होती है यूजुअली कि यार कैसे क्या होता है। तो ये चीज़ें 12th क्लास के टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे बेसिक लेवल पे इंट्रोड्यूस कराएं, जस्ट सो दैट आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा सकें। तो अगर किसी एग्जामिनर को पूछना ही है तो वो 12th क्लास के बच्चे को पूछेगा, आपको क्यों पूछेगा? आपको इन चीज़ों पर टेस्ट करेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो सच में बता दे कि बच्चे को कितना आता है। तो ये चीज़ें पढ़ें, लेकिन समझ में नहीं आए घबराओ मत ज़्यादा, कोई इतना ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन चीज़ों पे मैंने कुछ खास वेटेज नहीं दिया है, समझ में सब आना चाहिए, लेकिन इतना ज़बरदस्ती लोड डाल के नहीं पढ़ना कि नहीं आ रहा है तो भी करे जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है आपका बोहर मॉडल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन सर्कल जहाँ पे भी बना है यानी कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आते हैं, दबा के आते हैं, तो अपन अच्छे से ध्यान देंगे, है ना। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना, घबरा तो नहीं रहे हो? ठीक है, अब आते हैं बोहर मॉडल पे। ठीक है, बोहर मॉडल की बात करते तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक वापस से हैं। बोहर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स की बात की गई है, कुछ लिमिटेशंस की बात की गई है, और उससे इंपॉर्टेंट आपकी कैलकुलेशंस वगैरह की हुई है कि भाई क्या क्या इसमें होता है ना, कि बोहर मॉडल से क्या क्या कैलकुलेशन आई। तो इसके अंदर 2 ही फॉर्मूले हैं, पहला mvr = nh/2 है, दूसरा mv²/r =
K(Q1Q2)/r²। बस यही दो इक्वेशन है और एक E=H/ν। इन्हीं तीनों इक्वेशन के बेसिस पे पूरी ये रामायण रची गई है और ये कैलकुलेशंस की गई है। तो मेरा ये कहूँगा कि यार इस चैप्टर के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, उनमें से अगर 2-3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है तो उनमें ये टॉपिक आता ही आता है। आपको ये टॉपिक कुछ भी हो जाए अच्छे से कवर करना है। ओके, कुछ भी नहीं हो तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला रट डालना, रेडियस का फॉर्मूला रट डालना, वेलोसिटी का फॉर्मूला रट डालना और एनर्जी कैलकुलेशन का फॉर्मूला कुछ भी हो जाए रट डालना है, ठीक है। क्योंकि इससे दबा के क्वेश्चंस आएंगे, जेई मेन में भी आएंगे, जेई एडवांस में भी आएंगे और आपके क्लास 11th के एग्जाम में भी आएंगे। तो ये चैप्टर आपको कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपन mvr=nh/2π क्यों लिख रहे हैं, और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि K(Q1Q2)/r² क्यों किया और उससे आंसर निकल के क्या आ रहा है। आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए या एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, है ना। वो नहीं होता 0.5 to 9 into z²n² जो भी होता है वो आपको याद होना चाहिए, z²/n², ठीक है। ये याद नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी बाद में, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल याद करेंगे। पोस्टुलेट्स वगैरह देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है 11th में, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बस वो याद होना चाहिए कि nh/2π की क्वांटाइजेशन होती है। लिमिटेशंस तो यार क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिटेशंस है। अब ये सब चीज़ें कोई एग्जाम में इतनी ज़्यादा भी पूछेगा नहीं। आपको कोई पूछेगा तो ये पूछेगा ना कि भाई रेडियस निकालो, वेलोसिटी निकालो, ऐसी चीज़ें क्यों पूछेगा कि भाई लिमिटेशंस बताओ किसी चीज़ की, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 11th क्लास के अंदर आ सकता है, बाकी जेई मेन जेई एडवांस में कोई आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ गए, अपन आए क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपन ने कुछ चीज़ें देखी कि यार इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। फिर हमने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बताया, कुछ नए प्रिंसिपल्स लेके आए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आया है, फिर आपका वेव फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस तरह की बहुत सारे टाइम पास किए गए हैं जो दिमाग के ऊपर जाते हैं। तो अब भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि ये सब चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ें जो दुनिया में हर आदमी के दिमाग के ऊपर से ही जाती है, भले ही वो आइंस्टाइन हो, क्योंकि ये चीज़ें समझना पॉसिबल नहीं है। दिस इज आउटसाइड द रियल्म ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, घबराओ मत, फॉर्मूले पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होनी चाहिए बस। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तुम्हें बस वो पता होना चाहिए यार कि वो रिलेशन क्या है, वो इनइक्वालिटी क्या है, उसके अंदर फॉर्मूला पुट करके तुम्हें वेलोसिटी की अपर लिमिट निकालनी आनी चाहिए, लोअर लिमिट निकाल, बस यही काम है। इसके आगे ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू h क्रॉस या h क्रॉस बाय 2 जो भी आपका फॉर्मूला फॉलो किया जाता है वही पता होना चाहिए बस, ठीक है। उसमें बस कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, उसमें जबरदस्ती रिसर्च करने मत घुसना प्लीज़ कि भाई ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। डी ब्रॉय के अंदर भी आपको बस वेवलेंथ का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। वेव फंक्शन वाली चीज़ हर बच्चे को समझ में नहीं आती है, बहुत लोगों को नहीं आती है, आप छोड़ दे तो चलेगा, ठीक है। ये टॉपिक बेसिकली डिस्कवरीज वाले सेक्शन में किसी पे भी हरा टिक नहीं लगाया, यानी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अपन आते हैं इसके बाद कि यार अपने बेसिक क्वांटम एक बार मोटिवेट कर ली, फिर अपन आए किस पे, क्वांटम नंबर्स के ऊपर, है ना। क्वांटम नंबर्स की बात करें, देखो क्वांटम नंबर से मैंने लगाया हरा वाला बॉक्स, यानी कि ये मस्ट अंडरस्टैंड है, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप कौन कौन से टॉपिक्स इजीली समझ जाओगे। पीरियोडिक टेबल पूरा इजीली समझ में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पूरा इजीली समझ में आएगा। 12th क्लास में जाते हैं इनऑर्गेनिक आपका काफ़ी सारा आसान हो जाएगा। इनऑर्गेनिक आप कह सकते हो कि आधा काम हो गया, अगर आपको ये सब अच्छे से आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना, आधा काम आपका इनऑर्गेनिक का हो जाता है, केवल रटने वाला पार्ट बचता है। फिर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, वो भी आपका इजीली निकल जाएगा। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। ये बेस है, ये बेस है एकदम, ये नहीं आया तो भाई दिक्कत होने वाली है। ओके, तो इसमें आपकी सबसे पहले आते हैं NLM वगैरह की कैलकुलेशन, की क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसमें मैंने टिक लगाया 3 बार, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आता है आपका मैग्नेटिज्म की कैलकुलेशन करना। मैग्नेटिज्म कैलकुलेशन कैसे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे भी देखो मैंने डबल टिक लगाया हुआ है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको उस तरह से SPDF वाले फॉर्मेट में लिखनी अच्छे से आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये बेसिक चीज़ें आजकल 9-10 के बच्चे तक को आती है, और ये अगर आपको नहीं आती ना तो भाई दिक्कत होने वाली है, बाद में बता देता हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब बच्चों को आनी चाहिए, कैसे लिखनी है, अफबॉ प्रिंसिपल, वो चार्ट वार्ट बना के, वो एरो नहीं बनाते आप लोग, वो सब आना चाहिए आपको, है ना। फिर आपकी हाँ, अब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आ गया, उसके बाद तो मैग्नेटिज्म तो अपने आप हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए, स्पेशली कॉपर है, क्रोमियम है, ये तो मैंने अभी बता दिया, अभी याद रख लो। इनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना देना भाई, इतना तो कर सकते हो ना, मैंने बता दिया। कॉपर क्रोमियम में एक्सेप्शन होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाने हैं, ठीक है। जो भी है जिंक विंक सबका याद रखना आप, है ना, Zn2+ में, है ना। तो ये बात हो गई। तो अब आपने देखा होता है यार टॉपिक बहुत बड़ा लगता है बच्चों को कि यार क्या क्या है इसमें, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें सच में टॉपिक 3 ही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक आपका ये वाला टॉपिक जिसमें आपकी रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं बोर मॉडल में, और समझ आ रहा है ना सबको, है ना, बैठे ना एनर्जी से सुन रहे हैं। ओके, फिर आता है आपका क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन। इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट है कि एक तो क्वांटम नंबर की आपकी NLM की कैलकुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। ये तीनों टॉपिक जिस बच्चे को आता है ना, वो जेई मेन जेई एडवांस में लगभग एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस लगा लेगा।
क्योंकि 3 में से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट इससे आएंगे। अब एक आध क्वेश्चन हो सकता है इनसे उठा के आ जाए, बट मोस्टली नहीं आता, मोस्टली इनसे ही आते हैं। अब अगेन मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई हमको सब टॉपिक्स की करनी है, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो कि यार समझ में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, या कोई बच्चा बैकलॉग क्लियर करना चाह रहा है ना एटॉमिक की, तो उसके लिए केवल ये 3 टॉपिक मैं सबसे पहले करने को बोलूँगा। उसके बाद आप इसको पूरा कवर कीजिए, इसको पूरा कवर कीजिए, और ये सब तो आपकी 12th क्लास में फिजिक्स में होता ही है, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये वाली मैंने बात बताई, तो आई होप आपको टॉपिक्स का समझ में आ गया होगा। अपन बात करते हैं इसको पढ़ने का स्ट्रैटेजी वगैरह क्या रहने वाला है, किस तरह से अप्रोच करना है। तो देखो यार, जो बच्चे क्लास 11th का करना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में थ्योरी पढ़ो। और एनसीईआरटी में जो बच्चे 11th क्लास का पढ़े उनको तो सब कुछ रीड करना है एनसीईआरटी से, ठीक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं है। तो मैं जेई वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बता रहा था कि भाई ज़्यादा मत पढ़ना, उनको बहुत सारा सिलेबस रहता है, बट आप हर चीज़ पढ़ेंगे। एक कोई गाइड लिया अच्छी सी, कोई सी भी गाइड लिया यार, अच्छी से मिलती है, बहुत सारी है ना, हर एक जैसी होती है ऑलमोस्ट, उसको उठा के प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स वगैरह देख लो कैसे होते हैं, ये तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी 11th क्लास की। जेई मेन जेई एडवांस की बात करें तो भाई देखो, जेई मेन जेई एडवांस के अंदर ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाना और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपके मोस्टली यहाँ से आएंगे, एक आपके इस वाले पोर्शन से आ जाएंगे, और ये सब तो आपका फिजिक्स में रहता है तो वहाँ से आता है मोस्टली, बट एक आपका कैलकुलेशन का आ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखने का आ गया, कुछ रेडियस वेलोसिटी कैलकुलेशन का आ गया। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। अब थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, ठीक है। जैसे क्लास 11th में क्या करेंगे, डायरेक्ट रेडियस का फॉर्मूला पूछ लेंगे, NOZ बता के, तो निकाल लेंगे बच्चे। अब इसमें आपको एनर्जी वगैरह का डिफरेंस पूछ लेंगे, बोलेंगे कितनी वेवलेंथ की एनर्जी आई है, तो आपको 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, या आप डायरेक्ट रीडबर्ग वाली चीज़ से भी कर सकते हो। तो इस तरह से जेई में बस घुमा देते हैं, चीज़ें वही हैं, है ना, रिश्ता वही, सोच नहीं, तो आप वो चीज़ करें, है ना। अब इसमें एक और ये चीज़ मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जो मैं हर बार कहता हूँ, वो ये है कि यार जेई वाले जो बच्चे हैं ना, वो बैठ के न्यूमेरिकल लगाते रहते हैं। भाई ऐसा नहीं करना होता है। न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ईजी आते हैं, आप निकाल लोगे, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे भाई, कि N1 N2 दे रखा है, लैम्डा निकालना है कि कितना आ रहा है, भाई आ जाएगा आपको। दिक्कत आपको फिजिकल में आएगी जब वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि अगर NH/2π वाली चीज़ नहीं होती, वहाँ पे N²/2h ऐसा कुछ होता, तो रेडियस किस पे डिपेंड करता, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ पे आपको ये डेरिवेशंस वगैरह नहीं आएंगे तो तो कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जैसे आप पूछते हैं कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल अगर नहीं होता तो क्या करते, या ऑफ बाउ प्रिंसिपल को चेंज कर देंगे, या पॉली एक्सक्लूजन को चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो तब आते हैं जब आपको इन सब के बिहाइंड की थ्योरी अच्छे से आती हो। तो आप प्लीज़ जेई वाले जो बच्चे हैं, स्पेशली जेई एडवांस के लिए जो एम कर रहे हैं, जो IIT जाना चाहते हैं, ओके, वो लोग प्लीज़ 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 कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान दें कि यार हर चीज़ के बिहाइंड रीजनिंग अपने को समझ में आ रही है, स्पेशली ये और ये के बिहाइंड, ओके। ये सब भी आपको आना चाहिए, लेकिन क्योंकि 12th क्लास में पढ़ाते हैं तो मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ब्लैक बोर्ड रेडिएशन तब के 11th में है भी नहीं एक्चुअली, जेई एडवांस में आ जाता है। तो यार ये तो हुई अपनी टॉपिक्स की बात, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लो, है ना। मैं अपना एक छोटा सा चेहरा यहाँ डाल देता हूँ ताकि मैं भी आ जाऊँ, ठीक है। तो ये आप रखिए अपने पास कि भाई कैसे क्या पढ़ना है, ओके, इसको फॉलो कीजिए, मैं बता रहा हूँ सही जाएगा। अब बात करते हैं यार कि बुक्स की। तो देखो, अगर कोई बच्चा 11th क्लास को एम कर रहा था, वही कह रहा हूँ NCERT प्लस कोई गाइड बुक ले लो, बहुत है, ज़्यादा ज़बरदस्ती का दिमाग नहीं लगाना है। जो बच्चे जेई मेन जेई एडवांस करना चाहते हैं, भाई आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आपको इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लगाने रहेंगे, प्लस थ्योरी के लिए अच्छी बुक चाहिए होगी। अब थ्योरी देखो, NCERT के अंदर भी बहुत अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे वेव फंक्शंस वगैरह है आपके, ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए आपको कोई अच्छी बुक होनी चाहिए। अब फिजिकल केमिस्ट्री में एटलीस्ट पिछले 1-2 साल तक तो कोई अच्छी बुक थी नहीं, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है NS अवस्थी बुक ठीक है थोड़ी, ओके। मैं पर्सनली P बहादुर बुक यूज़ करता था, उसमें वैसे थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल्स ही हैं, बट आप देख सकते हो। OP टंडन वगैरह भी देख सकते हो, बट मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है वो, है ना। तो अगेन आपकी विश है, बेस्ट तो यही है कि यार आप कोई अच्छा सा कोचिंग मटेरियल लगा लो। मेरा खुद का भी चलता है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी आप देख सकते हो अकेडबुक, है ना, वहाँ पे भी हमारा मटेरियल रहता ही है, ठीक है। अब अपन बात करें अगर हाँ, तो बुक्स का तो यही था मोस्टली, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो कि यार भैया हमें आपसे पढ़ना है, तो आप मेरी ऐप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, अकेडबूस्ट ऐप है, वहाँ पे मैं भी पढ़ाता हूँ, बाकी लोग भी हैं, ओके। बहुत ही अच्छी फैकल्टीज़ है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई का फॉर्मेट है, बच्चों को बड़ा पसंद है अब तक। वहाँ पे फ्री कंटेंट भी है, फ्री नोट्स हैं, जल्दी और चीज़ें आने वाली है, फ्री कोर्सेज भी हैं और पेड कोर्सेज भी है। तो पेड कोर्सेज अल्टीमेट बहुत अच्छे हैं। 11th क्लास का आप कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं, उसका 1 ईयर का जो भी आपको लगता है, ठीक है, उसके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन आप कब वीडियो देख रहे हो सकता है कि और चीज़ें आ गई हो, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म एवर इंप्रूविंग है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हो, काफ़ी सारे नई चीज़ें वहाँ पे रहती है। पसंद आया तो एक अच्छी रेटिंग दे देना, ओके। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल।
प्लीज़ गिव अ लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, उससे हमें हेल्प मिलती है। अगर आप क्लास 11 12 में पढ़ रहे हो, कॉलेज में भी पढ़ रहे हो अगर, तो मैं इन सब पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे और भी लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये वो सब जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे कुछ क्वेरी वगैरह हो तो मैं बता देता हूँ या एटलीस्ट वीडियो बना देता हूँ। थैंक यू।